गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। हमने इंडिया ईयर बुक को लगभग आधा कवर कर लिया है और आज लगभग इसके आधे चैप्टर हो जाएंगे। उसके बाद हम धीरे धीरे इनको कवर करते रहेंगे और साथ में जल्दी ही मैं कुछ नए इनिशिएटिव लाऊंगा अपने चैनल पर। तो आप लोग ज़रूर मेरे चैनल से जुड़े रहिए और अपने दोस्तों में, अपने सर्कल में से शेयर कीजिए। ठीक है। तो आज हम देखते हैं चैप्टर नंबर 14 जो रिलेट करता है एडुकेशन, शिक्षा से। ठीक है, तो देखते हैं इसमें कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स या डेटा वगैरह हैं। हालांकि इस चैप्टर में हमें कुछ ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो हमारे मेंस में जो आंसर है उसको इन्हांस करने में मदद करेंगी। साथ ही एसे के लिए बहुत अच्छा इसमें मतलब लैंग्वेज है। तो जो कीवर्ड्स हैं वो हमें इससे बहुत अच्छे मिल जाएंगे। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर को। ठीक है, फिर चैप्टर है। तो जो एसडीजी हम पढ़ते हैं, तो एसडीजी 4 जो है वो शिक्षा को लेके बात करता है। तो सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा विशेष रूप से लक्ष्य 4 व्यापक विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समावेशी और न्यायसंगत शिक्षा की आवश्यकता को रेखांकित करता है। अब कौन सी संस्थाएं हैं जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रणाली के लिए प्रतिबद्ध हैं, तो उसमें ये सारी दी हैं। तो जानकारी के लिए एक बार देख लेते हैं। जैसे केंद्रीय विद्यालय संगठन हो गया, नवोदय विद्यालय समिति हो गई, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई, राष्ट्रीय संस्थान के माध्यम से मुक्त विद्यालय शिक्षा एनआईओएस, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई, राष्ट्रीय बाल भवन एनबीबी और इसकी केंद्र प्रायोजित योजना समग्र शिक्षा, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण पीएम पोषण, उल्लास, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम और नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम। ये सारी जो संस्थाएं हैं ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। फिर आगे देखते हैं। तो बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, इसमें क्या दिया है कि 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हुआ था 2002 में, उसके तहत ये 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मौलिक अधिकार के रूप में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए भारत के संविधान में अनुच्छेद 21A को इस तरीके से शामिल किया गया जिससे कि राज्य कानून द्वारा इसे निर्धारित कर सके। तो 86 जो हुआ था उससे आर्टिकल 21A ऐड हुआ था और साथ में डीपीएससी में आर्टिकल 45 ऐड हो गया था। ठीक है। फिर बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 जो परिणामी कानून का प्रतिनिधित्व करता है 2010 से प्रभावी हो गया। यह अधिनियम एक उचित कानूनी ढांचा प्रदान करता है जो 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपस्थिति प्रारंभिक शिक्षा को पूर्ण करने का अधिकार देता है। इसकी विशेषताएं क्या हैं? आसपास के स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने में उपयुक्त सरकारों, स्थानीय प्राधिकरण और अभिभावकों के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का निर्धारण करना और केंद्र तथा राज्य सरकारों के बीच वित्तीय और अन्य जिम्मेदारियों को साझा करना। सभी निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूलों को प्रवेश स्तर पर कमजोर वर्ग और वंचित समूह से संबंधित कम से कम 25% बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना और साथ में ही जो गाइडलाइंस वगैरह हैं उनका भी निर्धारण करना। फिर आगे देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 1986 की शिक्षा नीति के स्थान पर 34 वर्षों बाद लाई गई थी। 21वीं शताब्दी की पहली नीति थी जो 2020 में आई। अब उसमें क्या है वो हम उतना अंदर नहीं जाएंगे, वो ऐसे का टॉपिक है, उसके लिए बहुत ज़्यादा डिटेल पढ़ना पड़ेगा। हालांकि थोड़ा समरी के रूप में इसमें देख लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे जो लाइनें हैं ये हम अपने आंसर में भी कोट कर सकते हैं, इवन हम ऐसे में इसको बहुत अच्छे से कोट कर सकते हैं। तो देखिए कि एनईपी 2020 भारतीय लोकाचार में निहित एक शिक्षा प्रणाली के माध्यम से स्कूली शिक्षा में बड़े पैमाने पर बदलाव की कल्पना करता है जो सभी को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करके भारत को एक समान और जीवंत विवेकी समाज में बदलने में सीधे योगदान करता है जिससे भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाया जा सके। एनईपी की स्थापना पहुंच, समानता, गुणवत्ता, सामर्थ्य और जवाबदेही के 5 मार्गदर्शक स्तंभों पर की गई है। हालाँकि ये हमारे प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन बीच-बीच में मैं इन्हें ये इसलिए बता देता हूँ ताकि आप समझ पाएँ कि इंडिया ईयर बुक पढ़ना हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है। हमारी इससे वोकैब बहुत मजबूत हो जाएगी। जो कीवर्ड्स को लेके सवाल रहते हैं कि हमें कीवर्ड्स क्या डालने चाहिए जिससे थोड़ा आंसर अच्छा हो, जो मतलब भाषा शैली है वो थोड़ी देखने में अच्छी लगे और उसमें वजन शब्द हों, तो इंडिया ईयर बुक पढ़ने से हमें थोड़ा अच्छा वोकैब मिल जाता है जो हमारी क्वालिटी एनहांस करता है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। नीति के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए सार्थक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से छात्र और शिक्षक की समग्र उन्नति नामक एक विस्तृत कार्यान्वयन योजना तैयार की गई है। ठीक है। फिर शिक्षक की शिक्षा, तो 4 वर्षीय एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम आईटीईपी के नियमों और मानकों को 2021 में राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद द्वारा अधिसूचित किया गया था। आईटीईपी का शुभारंभ शैक्षणिक सत्र 2023-24 से पायलट अध्ययन मोड पर 42 सरकारी शिक्षक संस्थानों में किया गया। एनईपी 2020 के अनुरूप सभी स्तरों तक शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी के सुधार और विस्तार के लिए दिशा निर्देश संरचना रोडमैप विकसित करने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति का गठन
किया गया है। फिर एक प्रोग्राम है निष्ठा, तो ये देख लेते हैं। तो स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने प्रारंभिक शिक्षा में सीखने के परिणामों को बढ़ाने के लिए 2019 में स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र उन्नति के लिए राष्ट्रीय पहल निष्ठा की शुरुआत की। स्कूल प्रमुख मतलब प्रिंसिपल के लिए, ठीक है। इस एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (SCERT), जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान (डाइट), ब्लॉक संसाधन समन्वयक और क्लस्टर संसाधन से जुड़े लगभग 42 लाख शिक्षकों, स्कूल के प्रमुखों यानी प्रिंसिपल और शिक्षकों को सशक्त बनाना है। ठीक है, ये इसके हैं। अब इसमें क्या पाठ्यक्रम है वो सारी चीज़ें दी हैं, उतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। आगे कुछ स्कीमें हैं वो देख लेते हैं। तो समग्र शिक्षा करके एक स्कीम है। तो यह योजना स्कूली शिक्षा के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण है जो प्री प्राइमरी से लेकर 12वीं कक्षा तक के लिए शिक्षा के लिए SDG 4 के अनुरूप है। इसमें क्या है, इनमें वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक स्कूलों की स्थापना और सुदृढ़ीकरण, स्कूल भवनों का निर्माण, कक्षाओं को और बढ़ाना, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय का संचालन और पात्र प्राथमिक छात्रों के लिए मुफ्त वर्दी और पाठ्य पुस्तकें प्रदान करना शामिल है। इसके अतिरिक्त इसमें क्या है, परिवहन भत्ता, नामांकन और प्रतिधारण अभियान, स्कूल न जाने वाले बच्चों के लिए विशेष प्रशिक्षण और बड़े बच्चों के लिए आवासीय गैर आवासीय प्रशिक्षण को समर्थन दिया जाता है। इसकी ये कुछ विशेषताएं हैं इस स्कीम की, जो हमें ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो आगे देख लेते हैं। अब ये दिया है इसमें कि वर्ष 2021-22 से 2000 रुपए तक की वित्तीय सहायता स्कूल न जाने वाले बच्चों। अब ये हालांकि स्कूल को प्रमोट करने के लिए, लेकिन यहाँ लिखा है कि वित्तीय सहायता दी जाती है स्कूल न जाने वाले बच्चों, विशेष रूप से सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूहों के 16 से 19 आयु वर्ग के प्रवासी बच्चों के लिए प्रतिवर्ष प्रदान की जाती है। जो आयु वर्ग है वो कितना है, 16 से 19। ठीक है। फिर राष्ट्रीय आविष्कार अभियान, तो इसकी स्थापना स्कूल आधारित ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ने के लक्ष्य के साथ विज्ञान और गणित की शिक्षा को रुचिकर तथा सार्थक गतिविधि बनाने और नवाचार तथा प्रौद्योगिकी के उपयोग पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक ढांचे के रूप में किया गया। इसका उद्देश्य 6 से 18 वर्ष के आयु के वर्ग के बच्चे को प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग की भावना, जिज्ञासा तथा रचनात्मकता और विज्ञान तथा गणित के प्रति रुचि का पोषण करना है। ठीक है। अब परीक्षा पे चर्चा तो मोदी जी हमारे कर ही रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें इसमें। फिर देख लेते हैं उभरते भारत के लिए पीएम स्कूल। ठीक है, पीएम श्री जो सुना होगा आप लोगों ने। तो पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया एक केंद्र प्रायोजित योजना है, मतलब स्पॉन्सर करती है। इसमें केंद्र और राज्य दोनों की हिस्सेदारी होगी, जिसके तहत शिक्षा नीति 2020 के सभी घटकों पर की गई बजट घोषणा के अनुसार इन स्कूलों को PMSHRI श्री योजना के तहत शामिल करने के लिए 15,000 से अधिक स्कूलों को गुणात्मक रूप से मजबूत किया जाना है। ये हम ऐसे में भी लिख सकते हैं, मेंस में अपना लिख सकते हैं कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है, उसमें भी आ जाएगा। और प्रीलिम्स में भी स्कीम पूछ लें तो उसमें क्या डेटा है वो देख लेते हैं। अब इसमें क्या इसके उद्देश्य हैं, तो पीएम श्री स्कूलों को ग्रीन स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसमें सौर पैनल, LED लाइट, प्राकृतिक खेती के साथ साथ पोषण उद्यान, अपशिष्ट प्रबंधन, प्लास्टिक से मुक्ति, जल संरक्षण तथा संग्रहण, पर्यावरण जलवायु की सुरक्षा से संबंधित परंपराओं पद्धतियों का अध्ययन और पर्यावरण अनुकूल पहलुओं को शामिल किया जाना है। इसमें क्या है कि पीएम श्री स्कूलों को केंद्र सरकार, राज्य, यूटीज और स्थानीय निकायों KVS NVS द्वारा प्रबंधित स्कूलों में से मौजूदा स्कूलों को मजबूत करके विकसित किया जाना है। योजना की अवधि क्या है, 2022-23 से 2026-27 तक। ठीक है, जिसके बाद इन स्कूलों द्वारा हासिल किए गए बेंचमार्क को जारी रखने और बनाए रखने की जिम्मेदारी किसकी होगी, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेश की होगी। मतलब उसके बाद केंद्र का रोल नहीं होगा, तो इसके बाद जो रोल होगा राज्यों में राज्य सरकार का, और यूटीज में केंद्र शासित प्रदेशों में जो वहाँ के प्रशासक होंगे उनका। फिर आ जाते हैं प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण में। तो प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण PM पोषण, जिसे पहले विद्यालयों में मध्याह्न भोजन की राष्ट्रीय योजना के नाम से जाना जाता था, ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत एक प्रमुख अधिकार आधारित केंद्रीय प्रायोजित योजना है। ये भी स्पॉन्सर्ड स्कीम है। यह बाल वाटिका कक्षा 1 से पहले मतलब प्री प्राइमरी और कक्षा 1 से 8 में पढ़ रहे सभी विद्यार्थियों को कवर करता है जो सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में अध्ययनरत हैं। इसके उद्देश्य क्या हैं? भारत में अधिकांश बच्चों के लिए दो मुख्य समस्याएं हैं, भूख और शिक्षा का समाधान करना। बाल वाटिका और कक्षा 1 से 8 में पढ़ रहे बच्चों की पोषण स्थिति में सुधार करना, वंचित वर्गों के गरीब बच्चों को नियमित रूप से स्कूल जाने के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें कक्षा की गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करना, सूखा प्रभावित क्षेत्रों में प्राथमिक चरण के बच्चों को ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान और आपदा के समय पोषण समर्थन प्रदान करना, ये सारी चीज़ें उसमें हैं। ठीक है। फिर तिथि भोजन करके एक कार्यक्रम है। तो ये एक सामुदायिक भागीदारी कार्यक्रम है जिसे मूल रूप से गुजरात सरकार द्वारा मध्याह्न भोजन योजना के भाग के रूप में पेश की गई थी, जो त्योहारों, जन्मदिनों, विवाहों और राष्ट्रीय दिवसों जैसे विशेष अवसरों पर भोजन प्रदान करने की भारतीय परंपरा से प्रेरित है।
तिथि भोजन क्या है? ये विभिन्न समुदायों के बच्चों के बीच समानता को बढ़ावा देता है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को तिथि भोजन की प्रथा को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और विभिन्न क्षेत्रों ने इस अवधारणा को स्थानीयकृत किया है। उसमें क्या-क्या नाम है उनका इस हिसाब से दिया है कि असम, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पुडुचेरी, पंजाब और राजस्थान में इन्हें किन-किन नामों से जाना जाता है, ये दिया है क्रमशः संप्रति भोजन, धाम, स्नेह भोजन, सालेगग, नाव नीवु, अन्नदानम, प्रीति भोज और उत्सव भोज आदि। ठीक है? फिर स्कूल पोषण उद्यान, तो ये क्या है कि स्कूल पोषण उद्यान स्कूल परिसर में बनाया जाता है और भोजन तैयार करने के लिए इसमें जड़ी-बूटियाँ, फल और सब्जियाँ उगाई जाती हैं, मतलब स्कूल में ही सारा प्रबंध कर देना। ऐसे उद्यानों को विकसित करने का उद्देश्य बच्चों में कुपोषण और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को दूर करने में मदद करना, उनको प्रकृति और बागवानी के साथ प्रत्यक्ष अनुभव देना है। स्कूल पोषण उद्यान की स्थापना के लिए भूमि के बड़े टुकड़े की आवश्यकता नहीं होती, यहाँ तक कि छत पर भी कंटेनर में सब्जियां और फल उगाई जा सकती हैं। मतलब ज़्यादा जगह नहीं चाहिए, जो खराब प्लास्टिक जो भी हैं उसमें आप इसको उगा सकते हैं। फिर मध्याह्न भोजन नियम, तो एमडीएम नियमों को राष्ट्रीय मिड डे मील जिसको बोलते हैं, तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत अधिसूचित किया गया था। सभी राज्यों यूटीज को सलाह दी गई है कि वे सभी पात्र स्कूलों में एमडीएम नियम 2015 का प्रचार प्रसार और कार्यान्वयन किया है। इसकी विशेषताएं क्या है ये देख लेते हैं। तो भोजन के नमूनों की जांच को अनिवार्य बनाकर गुणवत्ता मजबूत करना, स्कूल में गर्म पके हुए भोजन की निगरानी में स्कूल प्रबंधन समितियों की भूमिका में वृद्धि। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, खाली देखने के लिए है, तो इसे हम छोड़ सकते हैं। फिर आगे देख लेते हैं। उल्लास एक कार्यक्रम है, ये नव भारत साक्षरता कार्यक्रम है। ये एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है, मतलब स्पॉन्सर्ड है। आमतौर पर उल्लास के नाम से जाना जाता है, अर्थात समाज में सभी के लिए आजीवन सीखने की समझ। यह योजना एनईपी 2020 की सिफारिशों के अनुरूप है। इसका उद्देश्य सभी पृष्ठभूमियों के 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के उन वयस्कों को सशक्त बनाना है जिन्हें उचित शिक्षा नहीं मिल पाई है। इसका कार्यान्वयन 2022-23 से 2026-27 तक किया जाएगा। इसमें 5 घटक हैं। कौन-कौन से हैं? मूलभूत साक्षरता और गणितीय क्षमता, महत्वपूर्ण जीवन कौशल, बुनियादी शिक्षा, व्यावसायिक कौशल और सतत शिक्षा। इस योजना का कार्यान्वयन स्व इच्छा के माध्यम से किया जाएगा। यह परिकल्पना की गई कि स्वयंसेवक विद्यालयों के छात्र, यूजीसी के अधीन उच्च शिक्षा संस्थान और एनसीटीई के अधीन शिक्षक शिक्षा संस्थान के छात्र होंगे। इसके अतिरिक्त साक्षर व्यक्ति जो योगदान करने के इच्छुक हैं, जैसे कि एनवाईएस के, एनएसएस वाले, एनसीसी वाले, सीएसओ वाले, समुदाय के सदस्य, गृहिणियाँ, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और शिक्षक सक्रिय रूप से शामिल हो सकते हैं। मतलब जो लोग पढ़ाना चाहते हैं वो आके इसमें इंक्लूड हो सकते हैं। अब साक्षरता सप्ताह, तो 1 से 8 सितंबर 2023 तक राष्ट्रव्यापी साक्षरता सप्ताह का आयोजन किया गया, जो 8 सितंबर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस समारोह के साथ समाप्त हुआ है। ठीक है। अब एक केंद्रीय क्षेत्र योजना में राष्ट्रीय साधन सह मेरिट छात्रवृत्ति योजना है, कितनी राशि प्राप्त होती है, किनको दिया, ये सारी दिया है। बाकी हम कुछ स्वायत्त संगठन हैं उनके बारे में थोड़ा सा देख सकते हैं, जो मतलब हमने संगठन पढ़ा है, जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में अपना सहयोग देते हैं। जैसे केंद्रीय विद्यालय संगठन है, केवी जिनको हम जानते हैं, तो 1962 में भारत सरकार द्वारा इन्हें मंजूरी मिली और केवीएस को 1965 में सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम के तहत एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया था। इनका उद्देश्य क्या है? भारत और विदेशों में स्थित केंद्रीय विद्यालयों को प्रदान करना, स्थापित करना, बनाए रखना, नियंत्रण करना और प्रबंधित करना, मतलब भारत के साथ साथ विदेशों में भी। संगठन क्या है? ये पूरी तरीके से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। अब इन्होंने, ये हो सकता है ये डेटा पूछ ले कि इनकी कहाँ कहाँ शाखाएं हैं या विदेशों में है या नहीं है, तो देखिए काठमांडू, मास्को और तेहरान में 3 विदेशी विद्यालय शामिल हैं जो केवी के हैं। ठीक है। फिर आगे देखते हैं नवोदय विद्यालय समिति। अब इसमें क्या है कि इसकी स्थापना इसलिए की गई थी, समानता और सामाजिक न्याय के साथ उत्कृष्ट शिक्षा दी जा सके, और नवोदय विद्यालय सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत है। अब एनसीईआरटी देख लेते हैं। तो स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए 1961 में नीतियों और कार्यक्रमों पर केंद्र और राज्य सरकारों की सहायता और सलाह देने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित एक स्वायत्त संगठन है। ये क्या करता है? यह स्कूली शिक्षा से संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान करना, बढ़ावा देना, समन्वय करना, मॉडल पाठ्यपुस्तकें, पूरक सामग्री, समाचार पत्र, पत्रिकाएं तैयार करना, प्रकाशित करना और शैक्षिक किट जैसी आज चीज़ें इसको विकसित करना होता है। फिर सीबीएसई देख लेते हैं। तो ये देश भर में और 26 विदेशों में, मतलब सीबीएसई जो है वो देश भर में तो है ही है, साथ में विदेशों में भी है। तो यह 26 विदेशों में स्थित स्कूलों को अपनी शैक्षिक सेवाएं प्रदान करता है। यह 2 विशिष्ट समूहों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बच्चे जो भारत के किसी भी स्थान में स्थानांतरित हो सकते हैं और जो विदेशों में भारतीय प्रवासी हैं, सीबीएसई 10वीं और 12वीं कक्षा में उसके द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या के आधार पर परीक्षा आयोजित करता है। अब हो सकता है इसमें से कुछ क्वेश्चन ना पूछा जाए, लेकिन यूपीएससी इज ऑल अबाउट कि आप भारत को कितना जानते हैं। तो आप भारत को लेके जितना अवेयर होंगे, जितनी चीज़ें जानते होंगे, वो आपके लिए कहीं ऐसे कहीं मेंस में काम आने वाली हैं। तो आप इंडिया ईयर बुक को ज़रूर से पढ़िए। ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं।
तो सीबीएसई कक्षा 3, 5 और 8 में प्रमुख दक्षताओं पर छात्रों के सीखने के परिणामों का आकलन करने के लिए स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट फॉर एनालिसिस लर्निंग सफल नामक योग्यता आधारित मूल्यांकन की ओर बढ़ गया है। फिर राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान देख लेते हैं, एनआईओएस। ये क्या है? ये एक मुक्त विद्यालय है जो डिग्री पूर्व स्तर तक विभिन्न प्रकार के शिक्षार्थियों की ज़रूरतों को पूरा करता है। ये इग्नू का जो भी है वो आप सारी चीज़ें जानते होंगे, तो इसमें कुछ ज़्यादा देखने वाला नहीं है। फिर देख लेते हैं राष्ट्रीय बाल भवन, तो सिर्फ जानकारी के लिए देख लेते हैं। तो इसकी स्थापना मंत्रालय के वित्त पोषण से एक स्वायत्त संस्थान के रूप में 1956 में की गई थी। यह संस्थान 5 से 16 वर्ष के आयु समूह के बच्चों के लिए एक अनौपचारिक शिक्षा केंद्र है। बाल भवन देश में कोने-कोने में फैला है। फिर उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, देखिए ये डेटा हमारे मेंस के लिए बहुत काम आने वाला है, या मतलब ऐसे में भी लिख सकते हैं। एक बार देख लेते हैं कि आज़ादी के समय केवल 20 विश्वविद्यालय और 500 कॉलेज थे, और AISHE रिपोर्ट के अनुसार भारत में अब कितने हो गए, ये सारा डेटा इस पे दिया हुआ है। फिर देखते हैं राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क, NIRF, ठीक है? तो 2015 में इसको लॉन्च किया गया था। ये जो आया था फ्रेमवर्क 2015 में लॉन्च हुआ था। अब ये क्या करता है, इंडिया रैंकिंग का इसका हालिया संस्करण 2021 में 4 श्रेणियों में जारी किया गया, अर्थात समग्र कॉलेज, विश्वविद्यालय अनुसंधान संस्थान, और 7 विषय कौन-कौन थे? डोमेन अर्थात इंजीनियरिंग, प्रबंधन, फार्मेसी, कानून, चिकित्सा, वास्तुकला और दंत चिकित्सा। NIRF 2023 में कृषि और संबद्ध क्षेत्र को एक विषय के रूप में जोड़ा गया है। जो 2023 है उसमें कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र को भी इसमें जोड़ लिया गया है, ठीक है? फिर आगे देख लें मालवीय मिशन योजना। तो मालवीय मिशन योजना जो है ये केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, मतलब सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है, और 2014 में शुरू की गई थी। किस लिए? शिक्षकों, शिक्षण, शिक्षक तैयारी, व्यावसायिक विकास, पाठ्यक्रम डिजाइन और विकास, आकलन और मूल्यांकन पद्धति, प्रभावी शिक्षा शास्त्र विकसित करने में अनुसंधान से संबंधित सभी मुद्दों को व्यापक रूप से समाधान करने के उद्देश्य से की गई थी। इस योजना को 2025-26 तक बदले हुए नामकरण मालवीय मिशन के साथ PMM-NMTT योजना और UGC-HRDC को एकीकृत करके पुनः परिकल्पित किया गया। मतलब इसमें 2 योजनाओं को समावेश करके इसे री-इनोवेट करके फिर से चलाया जा रहा है। पहले ये 2021 तक बंद हो, मतलब 2020 तक ही थी, उसके बाद बंद हुई, फिर इसको फिर से री-इनोवेट करके चलाया गया और 2023 में फिर से शुरू की गई। फिर उन्नत भारत अभियान, तो 2014 में देश के उच्च शिक्षा संस्थानों को समाज और गांवों के साथ जोड़ने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। यह उच्च शिक्षा संस्थानों को विद्यार्थियों और संकाय को किताबी ज्ञान के अलावा व्यवहारिक ज्ञान, पारंपरिक ज्ञान प्रदान करेगा। इस योजना को अप्रैल 2020 से मार्च 2026 तक के लिए बढ़ाया गया है। फिर आगे देख लेते हैं अब शिक्षा क्षेत्र कौशल परिषद। तो इसका गठन कब हुआ था? 2014 में शैक्षणिक संकायों और शिक्षक योग्यता से इतर रोजगार की भूमिका पर विचार करने के लिए किया गया। यह श्रम बाजार सूचना प्रणाली का गठन शामिल है। अब इसमें योजना तैयार करना, कौशल इन्वेंट्री बना के, उतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी हाँ, ये देखिए, अब ये डेटा हम जैसे मेंस में आ जाता है कि पूर्वोत्तर के विकास के लिए, तो इसमें ये डेटा डाल सकते हैं कि यूजीसी ने 2014-15 से पूर्वोत्तर छात्रों के लिए ईशान उदय नाम की एक विशेष छात्रवृत्ति योजना प्रारंभ की है। बस इतना इंपॉर्टेंट, मतलब इतना ही काफ़ी है। बाकी उसमें कितना पैसा दिया जाता है वो तो कोई खास नहीं है। फिर देखिए विमेन एम्पावरमेंट में अगर इससे आता है या कोई चीज़ें शिक्षा में सुधार पे आता है, तो हम ये 2 चीज़ें देख सकते हैं। जैसे प्रगति, तो छात्राओं हेतु छात्रवृत्ति, AICTE की इस योजना का उद्देश्य तकनीकी शिक्षा में बालिकाओं की भागीदारी में वृद्धि करना है। विकास प्रक्रिया में महिलाओं की पूर्ण भागीदारी के लिए आवश्यक ज्ञान, कौशल और आत्मविश्वास के साथ महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण साधन है। यह तकनीकी शिक्षा के माध्यम से महिला सशक्तिकरण द्वारा प्रत्येक युवती को अपनी शिक्षा को और आगे ले जाने का अवसर प्रदान करने का एक प्रयास है। फिर देख लेते हैं स्वामी विवेकानंद एकल बालिका छात्रवृत्ति, ये भी मतलब ऐसे वगैरह में डाल सकते हैं। तो महिला शिक्षा के बारे में विवेकानंद के विचारों को ध्यान में रखते हुए बालिका शिक्षा के संवर्धन के लिए यूजीसी ने सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में शोध के लिए स्वामी विवेकानंद एकल बालिका छात्रवृत्ति शुरू की। इसका उद्देश्य विशेष रूप से उन लड़कियों की उच्च शिक्षा के खर्च की सीधे सीधे प्रतिपूर्ति करना है जो अपने परिवार की एकमात्र संतान है। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं। तो स्वयं क्या है? यह डिजिटल अंतर, जो डिजिटल डिवाइड है शिक्षा के क्षेत्र में, तो डिजिटल अंतर को पाटने का प्रयास करता है जो डिजिटल क्रांति से अछूते रहे हैं और ज्ञान अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा में शामिल नहीं हो पाए। मतलब हाशिए के जो लोग हैं उनके लिए शिक्षा को सुलभ बनाना इसका एक उद्देश्य रहा है। तो इसमें क्या क्या है? इसमें 4 अंश हैं पाठ्यक्रम में। वीडियो लेक्चर है, मतलब वीडियो मिल जाएंगे आपको। विशेष रूप से तैयार की गई पठन सामग्री है जिसे डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट निकलवा सकते हैं, उससे पढ़ सकते हैं। फिर परीक्षण और क्विज के माध्यम से फिर टेस्ट भी लिए जाते हैं, और उन टेस्ट में उसके बाद जो आपके संदेह बचते हैं उनको दूर करने के लिए एक ऑनलाइन चर्चा मंच भी तैयार किया जाता है। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं। एक है INDSAT। तो वर्ष 2020 में भारत में अध्ययन कार्यक्रम के अंतर्गत पहली बार भारतीय स्कॉलैस्टिक मूल्यांकन परीक्षा का आयोजन किया गया। अब ये पहली बार
ये परीक्षा हुई थी, क्यों हुई थी? ये भारत में अध्ययन कार्यक्रम के अंतर्गत चुने हुए भारतीय विश्वविद्यालयों में अध्ययन हेतु विदेशी छात्रों को छात्रवृत्ति और नामांकन के लिए अनुदान हेतु ली जाने वाली एक परीक्षा है। तो जो रहता है ना कि यहाँ से लोग बाहर पढ़ने जाते हैं, अब वहाँ के लोगों को यहाँ आकर्षित करने के लिए इन्होंने ये स्कीम तैयार की है, ठीक है? तो ड्रेन करके जो एक टर्म यूज़ होता है, उसमें अगर आ जाता है तो कभी उसमें हम आंसर में ये यूज़ कर सकते हैं कि सरकार ने ये कदम उठाए हैं। फिर आगे अगर इसमें कुछ है तो जम्मू और कश्मीर के लिए विशेष छात्रवृत्ति योजना है एक। इसका उद्देश्य जम्मू कश्मीर और लद्दाख के युवाओं को इन केंद्र शासित प्रदेशों के बाहर के शैक्षणिक संस्थानों का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करना है, जो शेष देश से अपने समकक्षों के साथ जुड़ने का अवसर प्रदान करेगा। यही सारी चीज़ें इसमें दी हैं। अब केंद्रीय क्षेत्र की ब्याज सब्सिडी योजना, तो इस योजना का क्या उद्देश्य है कि अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाओं और दिव्यांगजनों सहित ईडब्ल्यूएस में से किसी को भी व्यावसायिक शिक्षा तक पहुंच से केवल इस कारण से वंचित न किया जाए कि वह गरीब है। और इसमें मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय महत्व के संस्थान, केंद्र द्वारा वित्त पोषित तकनीकी संस्थान द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों से व्यावसायिक तकनीकी पाठ्यक्रमों में नामांकित छात्र इसके पात्र हैं। फिर आ जाता है एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो ये भारत सरकार की एक अद्वितीय पहल है, जो देश के विभिन्न क्षेत्र के लोगों के बीच सहानुभूति बनाने और उन्हें एक सूत्र में बांधने के लिए विकसित की गई है। ठीक है। अब केंद्रीय क्षेत्र ब्याज सब्सिडी योजना हमने पढ़ ली थी। अब इसमें एक मुझे लगता है कि नोडल एजेंसी बाई चांस कभी पूछ ले तो इसमें सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि इस योजना के लिए केनरा बैंक जो है वो एक नोडल बैंक है। ठीक है। एक भारत श्रेष्ठ भारत हमने देख ही लिया। अब स्वत्व अधिकार, आपने कॉपीराइट क्लेम बहुत सुना होगा कि कॉपीराइट क्लेम कर दिया। तो कॉपीराइट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि कॉपीराइट प्राप्त करना स्वतः प्रक्रिया है और इसके लिए किसी औपचारिकता की जरूरत नहीं है। किसी भी कृति का सृजन होते ही कॉपीराइट अस्तित्व में आ जाता है और इसे प्राप्त करने के लिए किसी भी औपचारिकता की आवश्यकता नहीं होती है। फिर कॉपीराइट कार्यालय की स्थापना 1958 में हुई थी। यह उच्च शिक्षा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। इसका अध्यक्ष कॉपीराइट पंजीयक होता है, जिसके पास कॉपीराइट मामलों में निपटने की अर्ध न्यायिक शक्तियां होती हैं। ठीक है। अब 1957 के अनुच्छेद 13 के अनुसार कॉपीराइट में क्या क्या शामिल होता है देख लेते हैं। मौलिक साहित्यिक, सॉफ्टवेयर, संगीत और कलात्मक कार्य, फिर सिनेमेटोग्राफिक फिल्म और साउंड रिकॉर्डिंग। ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। फिलहाल तो इसमें इतना ही है। बाकी आप लोग जुड़े रहिए, हम जल्दी ही कुछ नए इनिशिएटिव भी लाएंगे और उनसे आपको ज़रूर प्रीलिम्स 2024 में लाभ मिलेगा। तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।